नमस्कार भाई सभी को, आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश विजय पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल को दो भागों में बांटा, देशी शासक और विदेशी शासक। देशी शासक कौन कौन से थे? शुंग वंश और कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेंदी वंश, महावेगवान वंश। इंडो ग्रीक और शक, पार्थियन और कुषाण वंश ये क्या थे? विदेशी थे। शुंग वंश है, शुंग वंश इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक है वो पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और बाणभट्ट ने हरिश्चरित में पुष्यमित्री को अनार्य कहा है। बाणभट्ट ने जो हरिश्चरित है इसको हरिश्चरित में पुष्यभूति को क्या कहा है? अनार्य कहा है। और पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। शुंगवंश के इतिहास के बारे में जानकारी साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्यों से प्राप्त होती है। पहला है साहित्यिक स्रोत, पुराण वायु और मत्स्य पुराण। इससे पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। हर्षचरित इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी और इसमें अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की चर्चा है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण की चर्चा भी है। गार्गी संहिता है, इसमें भी यवन आक्रमण का उल्लेख है। और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी जो संहिता है ज्योतिष ग्रंथ है। मालविकाग्नि मित्रम यह कालिदास का एक नाटक है और जिससे शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान होता है। दिव्यवदान है, इसमें पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्रोत, अयोध्या अभिलेख है। इस अभिलेख को धनदेव ने लिखवाया था। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की रचना की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है बेसनगर का अभिलेख। यह यवन राजदूत हेलोडोरस का है जो गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इससे भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। बरहुत का लेख है, इससे भी शुंग काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और उपयुक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त सांची, बेसनगर, बोध गया आदि स्थानों से प्राप्त स्तूप एवं स्मारक शुंगकालीन कला और स्थापत्य की विशिष्टता का ज्ञान कराते हैं। और शुंग काल की कुछ मुद्राएं कौशाम्बी, अहिछत्र और अयोध्या तथा मथुरा से प्राप्त हुई है, जिनसे तत्कालीन ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। और नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। दिव्यवदान से पता चलता है कि वह पुष्य धर्म का पुत्र था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था और पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित भी थे। नेक्स्ट है बुद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया तथा बुद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी। संभवतः पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, लेकिन बरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। विजयाभियान है, पुष्यमित्र के शासनकाल में कई विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए।
पुष्यमित्र के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला। जो राज्य मगध की अधीनता त्याग चुके थे और पुष्यमित्र ने उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया था। पुष्यमित्र ने अपने विजय अभियानों से सीमा का विस्तार किया। और नेक्स्ट है विदर्भ की विजय। विदर्भ का शासन यज्ञसेन था। यह मौर्यों की तरफ से विदर्भ के शासक पर नियुक्त हुआ था, परंतु मगध साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने स्वयं को विदर्भ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर विदर्भ को फिर से मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया। आगे है कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्नि मित्रम में यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कथा के साथ साथ विदर्भ विजय का वृत्तांत भी उल्लेखित है। खारवेल से युद्ध। मौर्य वंश के अंतिम दिनों में कलिंग देश भी स्वतंत्र हो गया था। कलिंग देश जो वर्तमान में उड़ीसा है। कलिंग का राजा खारवेल था और खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। नेक्स्ट है यवन आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुआ था। इसका वर्णन मालविकाग्नि मित्रम में मिलता है और डेमेट्रियस नामक यवन राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। गार्ग्य संहिता के युग पुराण में विवरण मिलता है कि यवन साकेत और मथुरा पर अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र पहुंच गए थे। आगे है पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। पुष्यमित्र के राजत्व काल में ही अग्निमित्र विदिशा का गोप्ता बनाया गया। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अग्निमित्र के बाद पुराणों में क्रमशः वसुज्येष्ठ और वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वर्जमित्र, भागवत तथा देवभूति नामक राजाओं का वर्णन मिलता है। भागवत ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और भागवत को भागभद्र भी कहते हैं। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। इसके मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या कर एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है शुंगकालीन कला। विदिशा का गरुड़ स्तंभ, बाजा का चैत्य एवं विहार, अजंता का नवा चैत्य मंदिर और नासिक तथा कार्ले के चैत्य, मथुरा की अनेक यज्ञ श्रेणियों की मूर्तियाँ और शुंग कला के विषय धार्मिक जीवन की अपेक्षा अलौकिक जीवन से अधिक संबंधित थे। शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया था। शुंग काल में ही संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था और मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी युग में हुई थी और इस काल में ही भागवत धर्म का उदय व विकास हुआ था तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई थी। मौर्य काल में स्तूप कच्ची ईंटों और मिट्टी की सहायता से बनते थे, परंतु शुंग काल में उनके निर्माण में पाषाण का भी प्रयोग किया गया है। शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है और पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। नेक्स्ट है कण्ववंश जो 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। इसके संस्थापक कण्वदेव के संस्थापक वसुदेव थे और शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी थी। इसकी जानकारी अरसचरित से प्राप्त होती है। वसुदेव ब्राह्मण वंश का था और वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी उसे कण्व वंश ने
जारी रखा था। इसमें केवल 4 शासक हुए थे, वसुदेव और भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सुमिक ने कर दी थी। इसकी हत्या किसने की थी? सुमिक ने। और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन की नींव डाली थी, और इसकी हत्या करके इसने आंध्र सातवाहन ब्राह्मण वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट है आंध्र सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, और सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक था। पुराणों में इन्हें आर्द्र भृत्य कहा गया है तथा अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान पैठान थी तथा इसकी राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन वंश की जो भाषा थी ये प्राकृत थी, और जो लिपि थी इनकी ये ब्राह्मी लिपि थी। इस वंश की जानकारी हमें अभिलेख तथा सिक्के स्मारक तीनों से प्राप्त होती है। अभिलेख से भी, सिक्कों से भी और स्मारक से भी प्राप्त होती है। फर्स्ट है रानी नागनिका का नाना घाट अभिलेख, जो पुणे महाराष्ट्र में है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहालेख है। और गौतमी बलसरी का नासिक गुहालेख है। और वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी का नासिक गुहालेख है। और वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी का कारले गुहालेख है। और यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख है। सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में लगभग 3 शताब्दियों तक बना रहा, जो प्राचीन में भारत किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। नेक्स्ट है सातवाहन वंश के प्रमुख शासक। सातकर्णी प्रथम थे। यह सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था। उसकी उपलब्धियों की जानकारी रानी नागनिका या नायनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट है सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। इन्होंने 2 यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधियां धारण की थी। सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई है। और उसके शासकों पर श्री शांत का उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट है हाल। सातवाहन वंश में हाल महानतम शासक था। वह एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का हास्यदाता था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक मुक्तक काव्य की रचना की थी, और इसकी भाषा क्या थी? प्राकृत। उसकी राजसभा में बृहत्कथा के रचयिता गुणाढ्य तथा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सरोवर्मन निवास करते थे। नेक्स्ट है गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। उसकी विजय की जानकारी उसकी माता गौतमी बलसरी के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है, और इस अभिलेख में उसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इस अभिलेख के अनुसार उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था। और गौतमी सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेणकटक नामक नगर की स्थापना की। और इसके अलावा उसने राजाराज तथा विंध्य नरेश की भी उपाधि धारण की। उसने बौद्ध संघ को अजकालकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्रामदान में दिए थे। और उसका साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। नासिक से चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी है 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी शासक बना था। और आंध्र प्रदेश पर विजय के पश्चात उसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। और पुलुमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में
गोदावरी नदी के किनारे पैठानिया प्रतिष्ठान बनाई। पुलुमावी को दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया और पुराणों में इसका नाम पुलोमा है। और पुलुमावी की उपलब्धियों का वर्णन कनेरी अभिलेख से मिलता है, जिसमें यह दावा किया गया है कि उसे शासक रुद्रदामन को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह किया था। रुद्रदामन अपने गिरनार अभिलेख जो जूनागढ़ में है और उसमें पुलुमावी को 2 बार पराजित करने का दावा भी करता है। नेक्स्ट है पुलुमावी के बाद शिवसरी सातकर्णी 154 से 165 ईस्वी तक और शिव सकंद सातकर्णी 165 से 174 ईस्वी राजा हुए थे। और यज्ञश्री सातकर्णी 174 से 203 ईस्वी तक। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। उसने शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार लिया था। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं और जो उसके जल यात्रा एवं व्यापार के प्रति प्रेम का द्योतक है। नेक्स्ट है उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहन का साम्राज्य विभाजित हो गया था और जिसका मुख्य कारण विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। सातवाहन कालीन संस्कृतियाँ। सातवाहन युग दक्कन की भौतिक संस्कृति के स्थानीय उपादान और उत्तर के वैशिष्ट दोनों का मिश्रण है। प्रशासनिक व्यवस्था सामंतिक लक्षण का आभास सर्वप्रथम सातवाहन काल में ही मिलता है। इस काल में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम राजा, द्वितीय महाभोज और तृतीय सेनापति। जिला को आहार कहा जाता था। सातवाहन शासन में अधिकारी को आमत्य और महामात्य कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक गोलमिक कहलाता था। जो प्रशासक है वो क्या कहलाता? ग्रामीण क्षेत्रों में गोलमिक कहलाता। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्थाएं एवं मुद्राएं। इस काल में कृषि की उन्नति के साथ व्यापार वाणिज्य की भी प्रगति हुई है। राजा कृषकों के उपज का 6ठा भाग कर के रूप में प्राप्त करता था और मिलिंदपन्नों एवं महावस्तु से व्यवसाय एवं शिल्पियों की विभिन्न श्रेणियों का पता चलता है जिसके प्रधान को श्रेष्ठिन कहा जाता है। और इस काल में आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार होते थे। पश्चिमी देशों के साथ ही साथ श्रीलंका, जावा, सुमित्रा आदि के साथ जल मार्ग से व्यापार होता था। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था जिन्हें कारसापण कहा जाता था। और सातवाहन ने ही सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई थी और सोने की मुद्रा को स्वर्ण कहा जाता था जो 35 चांदी के कारसापणों के बराबर होती थी। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन। सातवाहन दक्कन के कबीलाई लोग थे लेकिन वे ब्राह्मण बना दिए गए थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर व्यवस्था को रोका था। इस काल में महिलाओं की दशा अच्छी थी। महिलाएं शिक्षित थी। पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्रियां भी संपत्ति में भागीदारी होती थी। यद्यपि सातवाहन राजाओं के नाम मात्र प्रधान है किंतु सारत है। सातवाहन राजकुल परितंत्रात्मक था क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। समाज में अंतरजातीय विवाह होते थे। राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष वैदिक धर्म को देते थे और महिलाएं हैं वे बौद्ध धर्म को। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा को प्रारंभ किया था। और धार्मिक व्यवस्था। सातवाहन शासकों ने राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुशीलन किया था और हाल ही गाथा सप्तशती के प्रारंभ में ही शिव की पूजा की तथा इंद्र, कृष्ण, पशुपत एवं गौरी की पूजा का भी
इसमें उल्लेख मिलता है। सातवाहन काल में राजा स्वयं के साथ देवताओं का तादात्म्य स्थापित करने लगे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और संकर्षण का स्वरूप स्वीकार किया था, और गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक परिस्थिति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा है। कला एवं भाषा। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी, और सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला कारले का चैत्य एवं अमरावती स्तूप कला का विकास था। चेंदी वंश या महामेघवाहन वंश। कलिंद के चेंदी वंश से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। इस अभिलेख से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस वंश की स्थापना महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने की थी। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। वह जैन तीर्थकर ऋषभदेव की मूर्ति मगध से लाने में सफल हुआ, और जिसको 3री शताब्दी ईसा पूर्व मगध का शासन महापद्म नंद कलिंग से ले गया था। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन लोगों को दान देने का उल्लेख मिलता है, और इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्य को उसके द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख है। खारवेल ने उनके गुहा विहार बनाए थे, और साक्ष्यों से पता चलता है कि उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण हुआ है, और महाविजय प्रासाद किसी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया भव्य भवन था। नेक्स्ट है विदेशी शासक इंडो ग्रीक हिंदी यवन। मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार हमले हुए थे। पहला आक्रमण हिंद यूनानी और बैक्ट्रियाई यूनानियों द्वारा किया गया था, और इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास यूथिडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस प्रथम के समय से ही प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है प्रमुख शासक डेमेट्रियस प्रथम। भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश कर का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को ही जाता है। उसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया था, और डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की, और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलवाए थे। डेमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइडस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था, और बैक्ट्रिया में यवनों का अंतिम शासक हेलोक्लीज था। 125 ईसा पूर्व के लगभग बैक्ट्रिया से यवन शासन समाप्त हो गया, और वहाँ शकों का राज्य स्थापित हो गया। नेक्स्ट है मिनांडर, जो 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक हुआ, और वह संभवतः डेमेट्रियस कुल का था। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है, और वह बुद्ध अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिनांडर के बीच वाद विवाद का उल्लेख मिलता है। उसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर के सिक्कों पर धर्मचक्र अंकित मिलता है। वह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे, और चांदी के सिक्के के लिए धर्म शब्द यूनानी से ही लिया गया है। यूक्रेटाइडस वंश के सबसे प्रतापी शासक एंतियालकिड्स ने हेलियोडोरस को शुंग शासक बागभद्र के दरबार में भेजा था, और जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। नेक्स्ट है हर्मियस यूक्रेटाइडस वंश का अंतिम शासक था। उसकी मृत्यु के साथ ही पश्चिमोत्तर भारत से यवन का लगभग 200 वर्ष का शासन समाप्त हो गया था। यूनानियों की क्या देन है? यूनानियों की देन राजत्व का दैवीय सिद्धांत, सांचों से सिक्का निर्माण की विधि, मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र, तिथि अंकित करने का प्रचलन, कालगणना संहिता का प्रयोग, सप्ताह के 7 दिन और 12 राशियां, कैलेंडर वर्ष। भारत में ज्योतिष कला का विकास। भारत में एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास, और भारतीय रंगमंच में यवनिका
मतलब पर्दा का शुभारंभ। शक है, शक मूलतः सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले थे। शक बोलन दर्रे से भारत में आए थे और भारतीय स्रोतों में शकों को सीथियन कहा गया है। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे, अफगानिस्तान में, मथुरा में, ऊपरी दक्कन में और पंजाब में और पश्चिमी भारत में। नेक्स्ट है पश्चिमी स्तूपों में सहरात वंश का नहपान, कादरमक वंश का रुद्रमान सबसे प्रसिद्ध शासक थे और प्रमुख शासक है मोगामाउस। तक्षशिला के शासकों में मोगामाउस प्रमुख था, उसे प्रथम शक शासक माना जाता था। उसके अनेक सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है नहपान। महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के शक शासकों में सहरात वंश का नहपान सबसे प्रसिद्ध था। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी से वह पराजित हुआ था और नहपान के सिक्कों पर उसके लिए राजा संबोधन हुआ था और उसके सिक्के अजमेर से नासिक तक मिलते हैं। रुद्रदामन प्रथम है। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम हुआ और उसके राज्याधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया और इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था और उसके समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। रुद्रदामन संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था और इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था और गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उसे पराजित कर पश्चिमी स्तूपों के राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। पहलव वंश या पार्थियन साम्राज्य। पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ था। आगे भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिर्थेडेट्स प्रथम 171 से 130 ईसा पूर्व था। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडो फर्निज था और खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्तेबई अभिलेख में उसे गुदव्यवहार कहा गया है और फारसी में उसका नाम बिंद फरण है और जिसका अर्थ है कि यश विजय। इस साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा हुआ है। कुषाण वंश है। कुषाणों ने पार्थियन शासक का अंत कर स्वयं की सत्ता प्राप्त की थी। उन्हें यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है और उनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर चीनी तुर्किस्तान था। नेक्स्ट है प्रमुख शासक। कुजुल कडफिसस जो 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस ने की थी और उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है भीम कडफिसस जो 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक था। भीम कडफिसस भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया था। उसने बड़ी संख्या में सिक्के, सोने के सिक्के जारी किए थे और उसके सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि तथा दूसरी ओर खरोष्टी लिपि उत्कीर्ण है। वह शव मतानुयायी था तथा उसके महेश्वर की उपाधि धारण की थी और उसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियाँ भी मिलती है। उसने अपने शासनकाल में अनेक उपाधियाँ यथा महाराज, राजधिराज और महेश्वर एवं सर्वलोकेश्वर आदि धारण की थी। नेक्स्ट है कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया था तथा इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था और इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया है।
यह चैत्र से प्रारंभ होता है। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी तथा शको की भांति शपथ शासन व्यवस्था लागू की थी। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था और कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया था और उसके समय में कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ है और मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के बाद कनिष्क ही बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। कनिष्क ने अपने बौद्ध विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण कराया है और पुरुषपुर स्तूप उसके समय का प्रसिद्ध स्तूप है। इसके दरबार में पार्श्व, अशव घोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। कनिष्क कला एवं संस्कृति का महान संरक्षण था और उसके समय में मूर्तिकला की गाधार एवं मथुरा शैली का जन्म हुआ था। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध विद्वान अशव घोष का भिक्षापात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। महास्थान में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। नेक्स्ट है, मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है जिसमें उन्हें घुटने तक चोगा एवं पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है, कनिष्क का चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ था और जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई, बाद में जीत हुई। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क द्वारा जारी किए गए एक तांबे के सिक्के पर बलिवेदी पर बलि देते दिखाया गया है। उविस्क वासिक का उत्तराधिकारी था। उसने कश्मीर में उस्कपुर नामक नगर की स्थापना करवाई जिसका उल्लेख कल्हण की राजतरंगी में किया गया है। उसके सिक्कों पर शिव, स्कंद एवं विष्णु आदि देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती है। वह संभवतः रुद्रदामन द्वारा पराजित हुआ, मालवा शको के हाथ में चला गया और कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव था। कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान थे। कौन कौन विद्वान थे? अशव घोष था, वह चतुर्थ बौद्ध संगीत का उपाध्यक्ष और उच्च कोटि का साहित्यकार था। बुद्ध चरित्र तथा सूत्रालंकार उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और नागार्जुन वह दार्शनिक व वैज्ञानिक था। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। उन्होंने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और वसुमित्र है चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। वसुमित्र चौथी जो बौद्ध संगीति थे उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ महावीर भाष्य शास्त्र की रचना की थी जो बौद्ध जात को प्रटीका है और इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। चरक था आयुर्वेद के आचार्य कनिष्क के राजवैद्य। नेक्स्ट है मौर्योत्तरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। इस काल में अधिकतर छोटे छोटे राज्य थे। यद्यपि उत्तर में कुषाण एवं दक्षिण में सातवाहनों ने काफ़ी विस्तृत प्रदेशों पर राज किया, किंतु न तो सातवाहनों ने ही कुषाणों के राजनीतिक संगठन में वह केंद्रीकरण था जो मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए राजतंत्र में दैवीय तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा आरंभ की। चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की। मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल से ही माना जाता। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की थी। नाना घाट अभिलेख में भूमि का प्रथम अभिलेख प्रमाण मिलता है। नाना घाट अभिलेख में भूमि दान का प्रथम अभिलेख प्रमाण मिलता है। कुषाणों ने राज्य शासन में स्तृप्त
प्रणाली चलाई थी और स्को एवं पार्थियन ने 2 आनुवंशिक राजाओं के संयुक्त शासन की परिपाटी चलाई थी। नेक्स्ट है प्रशासन की व्यवस्था के लिए सातवां साम्राज्य को उनके विभागों में बांटा गया, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार अमात्य के अधीन होता था। सातवां काल के पदाधिकारियों में भांडागारिक, रजुक और पनियगरक और वारमातेक सेनापति आदि होते थे। आहार के नीचे ग्राम होते थे। प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक होता था, जो ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। कुषाण लेखों से पहली बार दंडनायक तथा महादंडनायक जैसे पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली की थी। और आर्थिक व्यवस्था मुद्राएं हैं। आर्थिक व्यवस्था मुद्राएं सोने का सिक्का निष्क श्रवण और चांदी का सिक्का शतमान का और तांबे का सिक्का काकनी का। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं शीशे से कारसापन नामक सिक्का बनता था। इन 4 धातुओं से कारसापन नामक एक सिक्का बनता था। हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। उनके सिक्कों पर द्विभाषिक लेख होते थे, एक तरफ यूनानी भाषा और यूनानी लिपि में तथा दूसरी तरफ प्राकृतिक भाषा खरोष्टी लिपि में। और कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। सातवाहनों ने शीशे के अतिरिक्त चांदी, तांबा, प्लेटिन आदि के सिक्के भी चलाए थे। नेक्स्ट है वाणिज्य एवं व्यापार। आर्थिक रूप से इस काल का उज्ज्वल पक्ष वाणिज्य व्यापार की प्रगति था। इस काल में भारत का मध्य एशिया तथा पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापार शुरू हो गया था और व्यापार की उन्नति के कारण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय हो रहा था। इस समय व्यापार मुख्यतः अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। इस काल में बारबेरिकस, अरिकामेडू और बेरीगाजा या बडोच आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। कुषाणों ने चीन से ईरान, पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रित रखा था और रेशम मार्ग आय का बहुत बड़ा स्रोत भी था। और प्रथम शताब्दी ईस्वी में अज्ञात यूनानी नाविक ने अपने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में भारत द्वारा रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विवरण था। नेक्स्ट है रोम को निर्यातित प्रमुख वस्तुएं मसाले, काली मिर्च, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, इत्र, चंदन, कछुए की खोपड़ी, केसर और जटामासी, हीरा, रतन, तोता, शेर, चीता आदि थी। ये वस्तुएं थी। रोम से जो आयातित वस्तुएं थी, शराब के 2 हत्थे वाला कलश, शराब, सोना एवं चांदी के सिक्के, पुखराज, टीन, तांबा, शीशा आदि थी। और पश्चिम के लोगों को भारतीय काली मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिय पड़ गया। और ईसा की पहली सदी में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर से चलने वाले मानसून हवाओं की जानकारी दी। नेक्स्ट है शिल्प एवं उद्योग। व्यापार एवं विनिमय में मुद्राओं का प्रयोग मौर्योत्तर युग की सबसे बड़ी देन है। इस काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र था। साटक नामक वस्त्र के लिए मथुरा, वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए मगध, मलमल के लिए बंग एवं पुंड्र क्षेत्र तथा मसालों के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। व्यापारिक प्रगति के कारण क्या थे? शिल्पकारों ने शिल्प श्रेणियों को संगठित किया था और श्रेणियों के पास अपना सैन्य बल होता था। निगम का प्रधान श्रेष्ठी होता था और श्रेष्ठी का प्रधान प्रमुख होता था और पूक का प्रधान ज्येष्ठक होता था। श्रेणियों को उत्तर भारत में सेठ एवं दक्षिण भारत में श्रेष्ठी या चटीयार कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था है। मौर्योत्तर काल में परंपरागत 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किंतु शिल्प एवं वाणिज्य में उन्नति का फायदा शूद्रों को मिला था और बड़ी संख्या में विदेशियों का समाज में आगमन हुआ था और उन्हें आत्मसात किया गया और इसी क्रम में विदेशियों को व्रात्य स्त्रीय का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल में ही शैव धर्म के अंतर्गत पशुपात संप्रदाय का विकास हुआ था और जिसके प्रवर्तक लुकुलिस को माना जाता है।
इस काल में भागवत धर्म का विकास हुआ जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा था। कृषि के उपासक भागवत कहलाते थे। विभिन्न धर्मों ने लचीला रुख अपनाते हुए विदेशियों को शामिल करने का प्रयास किया था और यूनानी, शक, पार्थिन और कुषाण सभी भारत में अपनी अपनी पहचान अंततः खो बैठे थे। वे समाज के स्तरीय वर्गों में समाहित हो गए थे। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों के नाम पर मात्र प्रदान होना स्त्रियों की अच्छी दशा को दर्शाता है। स्त्रियां धार्मिक कार्यों में पति के साथ भाग लेती थी, कभी कभी वे शासन कार्यों में भाग लेती थी। धार्मिक व्यवस्था है, भक्ति का विकास इस काल के धर्म की प्रमुख विशेषता है। बाद में भक्ति के साथ अवतारवाद की परिकल्पना भी जुड़ गई। अवतारवाद के साथ साथ मूर्ति पूजा भी की जाने लगी थी। नेक्स्ट है, इस काल में कई विदेशी शासक विष्णु के उपासक बन गए और आर्य देवताओं के समानांतर गैर आर्य देवता भी स्थापित हो गए, जैसे गणेश, कार्तिकेय, मातृदेवी, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, सर्प पूजा आदि। मौर्योत्तर काल में बुद्ध धर्म आदि उसकी महायान शाखा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था और बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा आरंभ हुई एवं इसका प्रचलन ब्राह्मण समुदाय में भी हुआ। संभवतः भारत में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की गई थी। नेक्स्ट है, कला व संस्कृति। मौर्योत्तर काल में कला का आधार मुख्यतः बौद्ध धर्म ही रहा है और कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ है, गांधार शैली और मथुरा शैली। ये कनिष्क के शासनकाल की शैलियाँ हैं। और गांधार कला है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य उत्तर पश्चिमी गांधार में कला की एक शैली का विकास हुआ जिसे गांधार शैली कहते हैं। इस काल को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था और गांधार कला के अंतर्गत मूर्तियों के शरीर की आकृति को सर्वथा यथार्थ दिखाने का प्रयत्न किया गया है। इस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है किंतु निर्माण का ढंग यूनानी था। नेक्स्ट है, गांधार मूर्ति कला शैली में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई। गांधार कला शैली की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी और गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा और वर्ध मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, मथुरा कला। मौर्योत्तर काल में विकसित हुई मथुरा शैली के मूर्तिकारों ने विभिन्न देशी परंपराओं के सम्मिश्रण से इस कला को जन्म दिया था, जिसमें बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी थी। परंतु इस जगह की ख्याति कनिष्क की सर्वहीन खड़ी मूर्तियों को लेकर है और जैन धर्म अनुयायियों ने भी मथुरा मूर्तिकला की शैली को प्रसिद्ध दिया, जहाँ शिल्पियों ने महावीर की एक मूर्ति बनाई थी और इस शैली में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। कुषाण शासकों के द्वारा इसका संरक्षण किया गया अतः इस काल में इनका विकास भी हुआ था। और मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र, परिवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा और भू स्पर्श मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। मथुरा कला भरत और सांची की कलाओं के साथ निकट का संबंध है। नेक्स्ट है, गांधार कला एवं मथुरा कला में अंतर क्या है। गांधार कला और मथुरा कला में गहरे नीले एवं काले पत्थर का प्रयोग, इसमें लाल पत्थर का प्रयोग। संरक्षण शक एवं कुषाण, इसमें संरक्षण कुषाण ओनली। इसमें यथार्थवादी थे, इसमें आदर्शवादी थे। इसमें मुख्यतः बौद्ध की मूर्तियाँ थी, इसमें बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियाँ थी। इसी समय सातवाहन एवं अक्षावाकु शासकों के संरक्षण में पूर्ण दक्कन में कृष्णा एवं गोदावरी की निचली घाटियों में अमरावती कला का विकास हुआ और जिसमें प्रमुख केंद्र नागार्जुन कोंडा, अमरावती एवं जयगई पेट आदि थे। और नेक्स्ट है, मौर्योत्तरकालीन साहित्य। इस काल में साहित्य रचना में संस्कृत भाषा का प्रचलन अधिक था।
पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, जो उनके पूर्ववर्ती व्याकरणाचार्य और पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी की टीका है। नेक्स्ट है सबसे प्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति ईसा पूर्व 2री सदी में लिखी गई थी और अशोक घोष रचित सौंदरानंद बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के प्रसंग पर आधारित है और अशोक घोष के नाटक के कुछ भाग मध्य एशिया के एक विहार से प्राप्त हुए हैं। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख संस्कृत काव्य का अनूठा उदाहरण है। कुषाण साम्राज्य के सुई विहार के अभिलेख में भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट है मौर्योत्तरकालीन साहित्य है। ये रचनाएं हैं, उनके रचनाकार हैं, फिर रचनाकार है। गाथा सप्तशती हाल ने लिखी थी और महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी। चरक संहिता चरक ने लिखी थी और नाट्य शास्त्र भरतमुनि ने और मिलिंदपन्ह नागसेन ने लिखी थी। और कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखी थी और सौंदरानंद या बुद्ध चरित अशोक घोष ने लिखी थी और सौपनवास वदता भास ने लिखी थी और चारुदत्ता भास ने और उरुभंग भी किसने लिखी थी? भास ने ही लिखी थी। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।